हेलो स्टूडेंट्स, ये मिसलेनियस चैप्टर 1 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 के मैं क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो काफ़ी ईजी है, उसको आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको उनके सॉल्यूशंस का वीडियो बना रहा हूँ। अब इसे ध्यान से सुनो, और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोस्टली क्वेश्चनों में इक्वल को हमें प्रूफ करना है या सबसेट को प्रूफ करना है। तो इक्वल सेट के लिए आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B, इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A implies that A is equal to B। यानी अगर A इज द सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो गए। B इज द सबसेट ऑफ A है, इसका मतलब कि B के भी सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में है। तो इस तरह से A इंटरसेक्शन A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A गिव अस A इज इक्वल टू B। नंबर 1। नंबर 2, सबसेट के लिए हमने पढ़ा था, पीछे डिमॉर्गन में प्रूफ किया था, इफ हमने x बिलोंग्स टू A सपोज कर लिया, लेट x बिलोंग्स टू A एंड if x also belongs to B, then we can say that कि A is the subset of B। क्योंकि यहाँ x एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, x इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो जो एलिमेंट A में है वो हमने B में प्रूफ कर दिया, और अगर A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि A is the subset of B। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का इसमें यूज करना है। क्वेश्चन इसके थोड़ा मतलब समझने वाला है, लेकिन आसान है, मुश्किल वाला कोई नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनो, और इससे पहले मैं एक बार एक चीज आपको और बता दे रहा हूँ, ये चीज समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको असुविधा नहीं होगी। देखो बच्चों, ये हमारा सेट A है और ये सेट B है, वेन डायग्राम में जैसा हमने पढ़ा है। अगर ये A है और ये B है तो ये भी आपने पढ़ा था कि ये A यूनियन B होगा। पूरा हम सेट कर देंगे, आपको मैंने बुक में बताया था A यूनियन B का वेन डायग्राम। ये हमारा हो गया A यूनियन B। अब इस A यूनियन B पूरे में और ये A में, ये A है और ये पूरा A यूनियन B है, इसमें अगर आपको कॉमन पूछा जाए तो कौन सा सेट होगा? A यूनियन B और A, इन दोनों में अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये सेट आपका A के ही इक्वल आएगा। इसी का हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, और इसके बाद मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो बॉस। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि B जो है वो C के इक्वल है, और इसके लिए आपको कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। उस कंडीशन का यूज करते हुए हमें इसे प्रूफ करना है B को C के इक्वल। तो मैंने क्या किया, B को लिख दिया B यूनियन B इंटरसेक्शन A। मैं आपको फिर से वेन डायग्राम बता दे रहा हूँ, ये B है और A है और ये B है। ये A और B का यूनियन करके तो पूरा आ जाएगा, और उसमें B के साथ कॉमन करोगे तो ये आपका B वाला पोर्शन आ जाएगा। यानी हम B को लिख सकते हैं B यूनियन B इंटरसेक्शन A। B इंटरसेक्शन A को हम A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तो इसका मैंने यूज कर लिया, ये आ गया हमारा A इंटरसेक्शन C आ गया। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत ये B यूनियन A और इंटरसेक्शन B यूनियन C आ गया। अब B यूनियन A को हम A यूनियन B लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ। और इधर है B यूनियन C। अब इसमें हमने A यूनियन B को लिख दिया A यूनियन C, क्योंकि ये गिवन है। A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C गिवन है। फिर इसमें दोनों में C लास्ट में है, तो रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर ये बन गया, और यहाँ पर A यूनियन B की वैल्यू A इंटरसेक्शन B की वैल्यू A इंटरसेक्शन C लिख दिया, जो कि हमने पहले रिप्लेस किया था। अब A इंटरसेक्शन C और C का यूनियन करेंगे तो C आएगा, जैसा कि इसमें हुआ था। इस तरह से हमारा सेट B जो है वो सेट C के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 4 पार्ट है, और आपको शो करना है कि चारों के चारों इक्विवेलेंट है। मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, आपको काफी क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा सा मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन में चेक कर लेना। हमें 4 दे रखा है, एक दे रखा है A इंटरसेक्शन, एक दे रखा है हमें A इज द सबसेट ऑफ B, दूसरा दे रखा है
दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तीसरा है a यूनियन बी इज इक्वल टू b, और चौथा है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो करने का तरीका है वो मैं आपको सॉल्यूशन में भेज दूंगा। यहाँ मैं आपको दो सेट सपोज कर रहा हूँ। मान लो सेट हमारे पास A है 1 2 3 और सेट B है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तभी पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर हमें एक को सपोज करना है और उसी को सबको दिखा देना है कि सब में वही आएगा। अब देखो A इज द सबसेट ऑफ B, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि A के जो तीन एलिमेंट हैं 1 2 3 वो B में प्रेजेंट है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि A इज द सबसेट ऑफ B है। अब अगर आप A में से B को माइनस करोगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो उसका मतलब ये था ना कि A में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो B में प्रेजेंट है, तो इसके सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो A माइनस B तो कुछ आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है A माइनस B जो है वो 5 हो गया। अब तीसरा कंडीशन देखो, A और B का यूनियन करोगे, A और B का जब यूनियन करोगे तो हमने यही पढ़ा था कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B, तो A और B का जब यूनियन निकालोगे तो बड़ा वाला सेट B आएगा, और A और B का इंटरसेक्शन निकालोगे तो छोटा वाला सेट A आ जाएगा। देखो यूनियन में 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट लेना होता है ना, तो इसलिए इंटरसेक्शन में 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चारों के चारों इक्विवेलेंट सेट्स हैं और उन इक्विवेलेंट्स को आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। देखो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है कि A इज द सबसेट ऑफ B। तो बच्चों A इज द सबसेट ऑफ B का मतलब हुआ कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, और ये चीज हमें प्रूफ करना है। C माइनस B इज द सबसेट ऑफ C माइनस A। हमने सपोज कर लिया है कि X एलिमेंट है C माइनस B का, अब ये प्रूफ कर देंगे कि X C माइनस A में भी होगा, फिर वो सबसेट हो जाएगा। तो देखो अगर X C माइनस B में है तो इसका मतलब है डेफिनेशन से चेक कर लेना, X बिलोंग्स टू C बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। और अगर A जो है वो B का सबसेट है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, तो अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो वो A में होने का तो चांस ही नहीं बनता, यानी X बिलोंग्स टू C बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, B में एक्स्ट्रा हो सकता है। तो अगर B में है तो उसका A में होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर B में नहीं है तो A में कदापि नहीं होगा, यानी कि नेवर। तो X बिलोंग्स टू B बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A, इसका मतलब हो गया X बिलोंग्स टू C माइनस A, सॉरी X बिलोंग्स टू C बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A, इट मींस X बिलोंग्स टू C माइनस A, और X C माइनस B में था, तो यानी कि C माइनस B इज द सबसेट ऑफ C माइनस A। यही चीज प्रूफ करना था। इसी क्वेश्चन में अगर आपको इसे इक्वल प्रूफ करना होता तो हम C माइनस A उल्टा चलते तो वो भी आ जाता, तो हम कर सकते। जहां भी इक्वल प्रूफ करना है वहां पर हमें दोनों को सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B है तो हमें A को B के इक्वल प्रूफ करना है। आपको याद होगा PA का मतलब था पावर ऑफ सेट, और पावर ऑफ सेट में हमें सेट के सारे सबसेट लेना होता है। अब देखो ध्यान से इसको, हमने सपोज कर लिया कि X बिलोंग्स टू A, X हमारा सेट A का एलिमेंट है, और पावर सेट अगर हमें लिखना है तो पावर सेट में आपको सेट के अंदर लेना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि सेट A जो है वो पावर ऑफ सेट A में होगा, सेट A जो है वो पावर ऑफ सेट A में होगा, और पावर ऑफ सेट A जो है वो पावर ऑफ सेट B के बराबर है। इसका मतलब है कि जो X है वो पावर ऑफ सेट B में भी बिलोंग करेगा, और इससे ये पता चला कि A इज द सबसेट ऑफ B। क्योंकि बच्चों अगर X A में है तो X का जो सेट बनेगा वो पावर ऑफ A में होगा, पावर ऑफ A और पावर ऑफ B बराबर है, तो जो इसके सबसेट है वहीं इसके भी सबसेट हो जाएंगे, और सबसेट एलिमेंट से ही बनता है, तो इस तरह से जो है वो A इज द सबसेट ऑफ B हो गया। और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जैसे हमने डी मॉर्गन्स लॉ में भी किया था, एक पार्ट प्रूफ करने के बाद दूसरे को सिमिलरली लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट B इज द सबसेट ऑफ A, एंड देन बाय डेफिनेशन
A इज इक्वल टू B, क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ डिस्कस किया है, प्रूफ भी किया है कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B है और B इज द सबसेट ऑफ A है तो सेट A और B दोनों आपस में इक्वल होगा। ओके, फर्स्ट अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया है कि इज इट ट्रू दैट एनी सेट A एंड B P of A union P of B is equal to P of A union B। कहने का मतलब कि पावर सेट A निकाल लिया, पावर सेट B निकाल लिया, पावर सेट A union B निकाल लिया। अगर पावर सेट A और पावर सेट B को अगर हम यूनाइट करेंगे तो क्या वो A union B के इक्वल आएगा पावर सेट के? इसका आंसर है नो। और इसके जस्टिफिकेशन के लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सेट हमने लिया है A और B और फिर हमने A union B लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कि पावर ऑफ A निकाल रहे हो, A के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 4। पावर ऑफ B में 2 एलिमेंट है उसके भी 4 हो जाएंगे। और पावर ऑफ A यूनियन B में अगर हमारे पास 3 एलिमेंट आते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा वो 8 बनेगा और उसमें एक ही बार पाई आएगा। तो यहाँ पर हम जब कोई एग्जांपल दिया हूँ आप करके देख लेना, ये जरूरी नहीं है, ये ट्रू होना इसका जरूरी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 में मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B को A के इक्वल प्रूफ करना है। आप क्वेश्चन बुक में देख लेना। तो देखो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, A इंटरसेक्शन B और यूनियन A माइनस B। आपको याद होगा मैं फॉर्मूला लिखवाया था, A माइनस B को हम A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। कैसे? वो यहाँ देखो नीचे, अगर इस A में से हम B को माइनस करेंगे तो केवल यही वाला पोर्शन हटेगा जो दोनों में कॉमन है। भाई कॉमन एलिमेंट होता है, तो अगर हम बात करें तो A माइनस B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह से A माइनस B को हम A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये पूरा A है और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि B के बाहर वाला पूरा पोर्शन, उन दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका केवल A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आएगा A माइनस B। अब इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, A दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों B और B कॉम्प्लीमेंट को आप जब यूनियन करोगे किसी भी दो सेट का, सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम यूनियन करते हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ये U है, U फॉर यूनिवर्सल सेट। और A और यूनिवर्सल सेट में जब कॉमन ढूंढोगे तो आपका सेट A आ जाएगा। इस तरह से ये इसके इक्वल प्रूफ हो गया, A is equal to A intersection B union A minus B हो गया। सिमिलर क्वेश्चन अगला वाला भी है A union B minus A। B minus A का मतलब हो गया B intersection A complement और B intersection A complement, और ये हम इसको करेंगे तो B इसको फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, A union B intersection A union A complement। और बच्चों A और A complement का जो यूनियन होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिर A यूनियन B और यूनिवर्सल सेट में जब कॉमन ढूंढोगे, ये ध्यान रखना, इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आता है और यूनियन में बड़ा वाला सेट आता है। तो यहाँ A यूनियन B आ गया, यानी कि A यूनियन B माइनस A जो है वो A यूनियन B के इक्वल हो गया। ये दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। और जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th 10th 11th और 12th है। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया उसी के बेस पर है। आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, आप उसको देख लेना। जिस क्वेश्चन में दिक्कत लगेगी वो आप मेरे से पूछना, उसको मैं आपको समझा दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका और क्वेश्चन नंबर 14 वो आपके जो 1.6 के क्वेश्चन आपने किया है उसी के बेस पर है। हाँ, इसमें एक चीज है, फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले का यूज है। उस फॉर्मूले का यूज करने के बाद आप उसको कर सकते हो। इसको देखो, हमारा इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट टेक नीदर टी नॉर कॉफी। इसका मतलब है नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। मतलब जो ना तो वो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफी ले रहे हैं। हमने अगर टी को A और कॉफी को B मान लिया तो नॉट के मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसका फॉर्मूला जो है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये होता है A यूनियन B होल डैश। आपको याद होगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ में हमने यूज किया था। और इसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B।
अब इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो जिसके ऊपर आप सर्वे कर रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपने 600 स्टूडेंट के ऊपर सर्वे किया है, तो नंबर ऑफ यू में आपके 600 आ जाएगा। 600 स्टूडेंट वो हैं जिनके ऊपर आपने सर्वे किया है। और ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैंने ए सपोज किया है चाय पीने वाले को और बी सपोज किया है कॉफी पीने वाले को। तो चाय पीने वालों की संख्या है 150 और कॉफी पीने वालों की संख्या है 225। तो 150 प्लस 225 और माइनस जो दोनों चीज पीने वाले हैं 100 टेक बोथ, यानी वो 100 स्टूडेंट हैं जो चाय और कॉफी दोनों ही पीते हैं। आपको बताना है कितने स्टूडेंट हैं जो चाय और कॉफी में से कुछ नहीं लेते। इनको प्लस करके इसे माइनस करो, तो ये मेरे ख्याल से 275 आएगा। से चेक करो 275 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 225। इसका आंसर आ जाएगा। ये 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो कॉफी लेते हैं और ना ही चाय लेते हैं। कह सकते हो कि वो दूध पीते हैं या जूस पीते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए, 325 होगा, 325 और 1। हाँ ये है। और उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, इसमें मैं आपको एक बता दूंगा तो आपका ये चैप्टर ही पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि 15 और 16 क्वेश्चन एक जैसा है, मैं आपको 16 क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसको ध्यान से देखो। 15 वाला आपका उसी बेस पर हो जाएगा। हालांकि 3 वाला भी हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपके एग्जांपल में। 3 वाला भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मल्टी टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने वेन डायग्राम बनाया है सेट ए को, सेट बी को और सेट सी को रिप्रेजेंट करता हुआ। इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी वो पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओनली वन प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। ए लाइक ओनली ए, बी लाइक ओनली बी एंड सी लाइक ओनली सी। और ये जो आपको डी है वो ए एंड बी बट नॉट सी का है। ई जो है वो बी एंड सी बट नॉट ए, और जो एफ है वो ए एंड सी बट नॉट बी। जबकि जो अंदर इसमें जी आपको दिख रहा है वो तीनों ही ग्रुप में शामिल है। और मैंने इनकी जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से फॉर्मूले लिख लिया। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, अगर मैं ओनली ए कह रहा हूं तो आप ए कहोगे, लेकिन अगर मैं ए कह रहा हूं तो ए में ये पूरा का पूरा सेट आएगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा आएगा जो ए लाइक कर रहा है। कहने का मतलब जो डी है वो बी भी लाइक कर रहा है लेकिन ए भी लाइक कर रहा है। तो जब हमने नंबर ऑफ ए की बात की तो उसमें आएगा आपका ए प्लस डी प्लस जी प्लस ए और इसकी वैल्यू 21 है। अगर हम नंबर ऑफ बी की बात करते हैं बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी, इसकी वैल्यू 26 है। जो सी है उसमें आपका आएगा एफ प्लस जी प्लस ई प्लस सी और वो है 29। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ध्यान से देखो ए एंड बी दोनों, तो ए एंड बी में ये दो रीजन आ रहा है, यानी बी प्लस जी और इसकी वैल्यू 14। अगर हम बी और सी की बात करते हैं बी एंड सी, तो इसमें ये पोर्शन आ रहा है G प्लस ई और ये भी 14 है। और अगर हम A इंटरसेक्शन C की बात करते हैं, ये आ रहा है आपका F एंड G, F प्लस G और इसकी बात करें हमारे पास 12 है। और बच्चों अगर हम तीनों में कॉमन की बात करें तो तीनों में कॉमन पोर्शन क्या है G, और G की वैल्यू हो गई हमारी A। इसके आगे बहुत ही सिंपल चीज है, G को आप पुट करके इन तीनों इक्वेशनों में सॉल्व करके आप D की, E की और F की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप करना। ऑन सॉल्विंग वी गेट, हाँ ये दोनों इसमें जब G आप पुट कर दोगे बच्चों, तो बता दो मुझे F की वैल्यू क्या आएगा, 4 आ जाएगा।
भाई 8 यहाँ रखोगे 8 इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ 8 रखोगे तो e की वैल्यू क्या आएगा 6, और ये g यहाँ रखोगे इस क्वेश्चन में तो d की वैल्यू आएगा, d की वैल्यू आ जाएगा आपका वो भी 6 आ जाएगा। मैं आपको केवल इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसी का आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है। अब हमारे पास 1 2 3 का वैल्यू निकल गया, चौथा ये है। अब इनको इनके हेल्प से देखो इसमें पुट करो, इसमें आप g की वैल्यू पुट कर दोगे, f हमें नहीं पता है, f भी पता है, f की वैल्यू यहाँ रखोगे 4, यहाँ पूरा लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ f g। अब आप इक्वेशन नंबर कर सकते हो इसको 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया कि क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 7 से 6 में 5 में 4 में वैल्यू पुट की। अब मैं लिख रहा हूँ पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3rd। अब देखो 3rd में आपको क्या क्या पता है, पुट करो। f की वैल्यू पता है 4, g की वैल्यू पता है 8, e की वैल्यू पता है 6, c की वैल्यू नहीं पता है इज इक्वल टू 29। तो आपको c मिल जाएगा यहाँ से 8 4 12 12 6 18 उधर जाके माइनस होगा 20 माइनस 29 माइनस 18 कितना आएगा 11। ऐसे ही आप ये वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो, फिर इक्वेशन 3 2 एंड 1 b गेट। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग पुट करके देखना। यहाँ पर b की वैल्यू नहीं पता, e की वैल्यू 6, d की वैल्यू 6, g की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 26। तो बच्चों यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी स्मॉल b की 6 6 12 और 8 20 माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। और फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस d की वैल्यू 6 प्लस g की वैल्यू 8 प्लस f की वैल्यू 4 बराबर 21। तो यहाँ से हमें स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी 6 और 4 10 और 8 18 18 और 3 21 3। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा सकता है, डिडक्ट मेथड जो इन्होंने सी ओनली कहा है, सी ओनली में तो आपको सी की वैल्यू चाहिए, वो आपको यही मिल चुका था, सी की वैल्यू यही मिल चुका था। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं कि प्रोडक्ट ए ओनली, ए ओनली का मतलब हो गया स्मॉल ए की वैल्यू, प्रोडक्ट बी ओनली तो स्मॉल बी की वैल्यू हो गया, प्रोडक्ट सी ओनली स्मॉल सी की वैल्यू हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन प्रोडक्ट, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन प्रोडक्ट, तो वन प्रोडक्ट में वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन प्रोडक्ट, तो आप ए की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 6 प्लस सी की वैल्यू 11, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने पीपल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट 2 ओनली, तो 2 ओनली में आएगा D प्लस F प्लस E, वो है जो केवल 2 ही प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, ना तो 2 से कम और ना 2 से ज्यादा। और अगर तीनों प्रोडक्ट के लिए पूछा जाए तो ये आपका G है। अगर इसी में पूछा जाए कि हाउ मेनी पीपल लाइक एट लीस्ट वन प्रोडक्ट, कम से कम एक प्रोडक्ट, तो उसमें 1 वाला भी, 2 वाला भी और 3 वाला भी, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इन सबको प्लस करोगे जो आएगा वो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपके चैप्टर 1 का मिसलेनियस कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 का आपको वीडियो भेज रखा हूँ, चैप्टर 2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी भेज रखा हूँ, चैप्टर 2 के मिसलेनियस का मैं वीडियो बना के और भेज दूंगा, तो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।